गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, वो देखते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में डायरेक्ट बंध होता है, या कहूँ मेटल और कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बंध है तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मेटल और कार्बन के बीच जो बंध होता है वो पार्शियली कोवलेंट, यानी उसमें कुछ परसेंट आयनिक करैक्टर भी होता है, ये कहूँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। पूर्णतया आयनिक भी नहीं होता और पूर्णतया कोवलेंट भी नहीं होता, कुछ परसेंट इसमें पोलरिटी आ जाती है। पोलरिटी आने की जो वजह है उसका मेन रीज़न ये है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेटल से ज़्यादा होती है। इस वजह से कार्बन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और मेटल पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। तो जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन एटम और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो पार्शियली कोवलेंट या कहूँ पोलर बॉन्ड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के यदि एग्जाम्पल देखें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का सबसे पहला एग्जाम्पल अपन ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, जिसका जो एग्जाम्पल है वो है ग्रिनार्ड रिएजेंट, जिसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RMgX। R यहाँ पर कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप है। जैसे एग्जाम्पल अपन ने R=CH3 लिया तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। R= यहाँ कोई मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, कोई एरोमेटिक भी हो सकता है और कोई एलिफेटिक भी हो सकता है। इसका विस्तार से अध्ययन आगे की क्लास में करेंगे। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और जिंक मॉलिक्यूल के बीच में डायरेक्ट बंध होता है। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड अपन दो कैटेगरी के पढ़ेंगे, जिसमें जो जिंक मेटल होता है उसमें दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिंक से बॉन्डेड होते हैं, जिनको जनरल रिप्रेजेंटेशन R2ZN से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेकंड कैटेगरी के जो ऑर्गेनो जिंक मॉलिक्यूल हैं या ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड हैं उसमें जिंक से एक एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा होता है और दूसरा कोई हेलोजन एटम जुड़ा होता है, जस्ट लाइक ग्रिनार्ड रिएजेंट की तरह ही। जैसे RZNX, R यहाँ पर कोई एल्काइल अथवा एराइल ग्रुप है। इसका एग्जाम्पल है CH3ZNBr। तीसरी कैटेगरी जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स हैं इनमें एक बहुत अच्छा रिएजेंट है जिलमान रिएजेंट। जिलमान रिएजेंट का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है R2CuLi। और दूसरी कैटेगरी में जो ऑर्गेनो लिथियम है उसमें RLi, यानी कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप लिथियम से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। इसका एग्जाम्पल अपन लिया ब्यूटाइल लिथियम BuLi। चौथी कैटेगरी है ऑर्गेनो प्लेटिनम कंपाउंड्स। इसमें जो प्लेटिनम एटम होता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन से। इसका एग्जाम्पल अपन ने GC साल्ट देखा है। GC साल्ट पहला ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड जिसको डिस्कवर किया गया, जिसको खोजा गया। इसमें जो प्लेटिनम होता है वो इथाइलिन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ में बॉन्डेड रहता है। यहाँ अपन चार कैटेगरी के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देखे
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो मेटल होती है उसी के नाम पर उनका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे ऑर्गेनो मैग्नीशियम अर्थात इसमें मैग्नीशियम मेटल है, ऑर्गेनो जिंक अर्थात इसमें जो मेटल है वो जिंक है, ऑर्गेनो लिथियम अर्थात मेटल लिथियम है यहाँ पर, ऑर्गेनो प्लेटिनम में जो मेटल है वो प्लेटिनम है। उसी तरीके से ऑर्गेनो कैडमियम यानी जो मेटल होगी वो कैडमियम होगी। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। अब जीसस साल्ट एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसको सबसे पहले जीसस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था। इसमें जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम से 3 क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं और एक वैलेंसी के ऊपर इथाइलिन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है KPTCl3 ईटा की पावर 2 C2H4, जो ये ईटा है ये इसकी हेप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब हेप्टिसिटी क्या होती है इसको समझते हैं। देखो हेप्टिसिटी होती है नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स ऑफ ए लिगेंड विच आर बॉन्डेड टू मेटल एटम। किसी लिगेंड के डोनेटिंग एटम्स की संख्या जो मेटल से बॉन्डेड होती है उस संख्या को हेप्टिसिटी कहते हैं और इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीक लेटर है ETA, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा की पावर में जो लिखा हुआ है एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए लिगेंड विच आर बॉन्डेड टू मेटल एटम। मेटल एटम से बॉन्डेड एटम्स की संख्या है, किसी लिगेंड के उन एटम्स की संख्या जो मेटल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं उसको हेप्टिसिटी कहते हैं और इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेरोसिन की संरचना यहाँ देखिए। फेरोसिन में साइक्लोपेंटाडाइनिल जो आयन होता है, 2 आयन्स के बीच में Fe सैंडविच रहता है। इसमें जो Fe मॉलिक्यूल है Fe इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और Fe जो है एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो रिंग है उसके 5 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये साइक्लोपेंटा है ना, 5 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो हेप्टिसिटी हुई एक लिगेंड की वो 5 हुई, तो नीटा की पावर 5 लिख दिया गया। और दूसरी साइकिल के हेप्टिसिटी भी 5 है। यहाँ पर दोनों लिगेंड जो हैं, दोनों लिगेंडों की जो हेप्टिसिटी है वो 5 है, इसी वजह से ईटा के ऊपर 5 लिखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें जो यूरेनियम है ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के 8 परमाणुओं से, 8 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, एक रिंग के 8 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो एक रिंग की हेप्टिसिटी यदि पता करें तो वो हो गई 8। हेप्टिसिटी लिगेंड की निकाली जाती है, तो यहाँ लिगेंड क्या है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की जो हेप्टिसिटी है वो 8 हो गई और दूसरे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की हेप्टिसिटी उसकी भी 8 हो गई। तो हेप्टिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ द एटम्स, यानी लिगेंड के अंदर उन परमाणुओं की संख्या जो किसी मेटल एटम से जुड़े हुए रहते हैं उनको अपन हेप्टिसिटी कहेंगे। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल आता है ग्रिनार्ड रिएजेंट का, जिसका अपन काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ग्रिनार्ड रिएजेंट जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन RMgX है, अर्थात ये एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है। इसमें इसकी जो विक्टर ग्रिनार्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने 1900 में इसकी खोज की थी, सब इसको बताया था और 1912 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला। ग्रिनार्ड रिएजेंट को जब प्रिपेयर करते हैं तो किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाते हैं और ईथर सॉल्वेंट लेते हैं, तो ग्रिनार्ड रिएजेंट अपन को प्राप्त होता है। एल्काइल या एराइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाने पर ईथर की उपस्थिति में, सॉल्वेंट ईथर है यहाँ पर, तो ग्रिनार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। यहाँ इसकी मैकेनिज्म दिखाई गई है। मैकेनिज्म में कोई एल्काइल या एराइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाया तो मैग्नीशियम की नेचर होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इजीली, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ये इलेक्ट्रॉन हैलाइड आयन के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। हैलाइड आयन जो होते हैं
इनमें वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, यानी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हैलाइड के आयन के ऊपर एक फ्री रेडिकल या कहूँ एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। सेकंड स्टेप में हैलाइड आयन जिसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है वो बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे एक एल्काइल या एराइल रेडिकल बनता है और दूसरा हैलाइड माइनस आयन। अब जो फ्री रेडिकल बना ये मैग्नीशियम के साथ में सहसंयोजक फ्री रेडिकल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वैलेंस शेल में, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शेष रहता है। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में जो हैलाइड आयन है वो आयनिक बॉन्ड से बंधा हुआ रहता है। देखो RMgX, ये जो RMgX है इसमें ये एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, पार्शियली कोवलेंट बॉन्ड है, और इस मैग्नीशियम और हैलाइड के बीच में आयनिक बॉन्ड है। यहाँ ये जो इमेज दिखाई गई है इस इमेज के अंदर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, रिएक्शन किस तरीके से होती है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मैग्नीशियम मेटल को ले लिया जाता है और दूसरे फनल से, ये रहा वो फनल, इस फनल से ईथर सॉल्वेंट और एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड एंटर करवा दिया जाता है। तो यहाँ राउंड बॉटम फ्लास्क में अब मैग्नीशियम मेटल के कांटेक्ट में एल्काइल या एराइल हैलाइड और ईथर एज ए सॉल्वेंट आ गए। इसको अब वाटर के बॉथ में रख देते हैं, जिस वाटर का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री हो, 40 डिग्री सेल्सियस। तो उस रिएक्शन करवाने के लिए इसको टेम्परेचर दिया जाता है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर बॉथ में रखा जाता है और ये कंडेंसर है। कंडेंस करने के लिए अपन यहाँ पर ईथर की वेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। रिएक्शन इस चैम्बर में कंप्लीट होती है और यहीं पर ग्रिनाइड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ग्रिनाइड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। इम्पोर्टेंट बात यही है कि ग्रिनाइड रिएजेंट में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है R, उसके और मैग्नीशियम के बीच में कोवलेंट, पार्शियली कोवलेंट बॉन्ड तथा हैलाइड एटम, हैलोजन एटम और मैग्नीशियम के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। अब इसकी नेचर देखो, ग्रिनाइड रिएजेंट की जो नेचर है वो देखो। ग्रिनाइड रिएजेंट में जो एल्काइल या एराइल ग्रुप है उसका और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है वो पार्शियली कोवलेंट है, पार्शियली कोवलेंट है या कहूँ उसमें आयनिक करैक्टर है। तो जो ग्रिनाइड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है वो एक बेस की तरह भी व्यवहार करता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी व्यवहार करता है। दोनों तरीके से व्यवहार करेगा। यहाँ देखो, इधर बेसिक नेचर दिखाई गई है ग्रिनाइड रिएजेंट की और ये इधर न्यूक्लियोफिलिक नेचर दिखाई गई है। अब बेस किसे कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे, क्या अंतर होता है दोनों में। देखो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर भी रखता है। तो न्यूक्लियोफाइल किस सेंस में कहते हैं और बेस किस सेंस में कहते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज या कहूँ नेगेटिव चार्ज स्पेसीज अपने इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन को डोनेट करें, हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को डोनेट करे, या उसकी रिएक्शन किसी प्रोटॉन से हो तो उसको कहेंगे अपन बेस। नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल कैन आल्सो बी कॉल्ड बेस व्हेन इट डोनेशन टुवार्ड्स ए हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। यानी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन प्रोटॉन को होता है तो वो एक बेस होगा, और यदि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन किसी इलेक्ट्रोफाइल को होता है तो उस स्पेसीज़ को, उस कंडीशन में अपन न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। यहाँ देखो, ये ग्रिनाइड रिएजेंट दिखाया गया है। इस ग्रिनाइड रिएजेंट का ये जो मॉलिक्यूल है CH3, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो ये इसको यदि प्रोटॉन मिल गया, H+ मिल गया, तो ये H+ के साथ में एसिड बेस रिएक्शन करेगा। ये इसको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। और एल्काइलिन है, इसका जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है, क्योंकि ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बॉन्डेड है। इस बॉन्ड की हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा और ये जो H है H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। जैसे H+ के रूप में बाहर निकलेगा उसकी रिएक्शन CH3- के साथ होगी और CH4 का फॉर्मेशन होगा। CH4 तो
न्यूट्रल कहूँ या वीक एसिड है, लेकिन CH3 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो एल्काइल ग्रुप है CH3 माइनस वो एक बेस की तरह व्यवहार करेगा और एसिड बेस रिएक्शन होगी। उसी तरीके से जो CH3 माइनस है ये अटैक कर सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर, जैसे ये हैलाइड एसिड हैलाइड जो है एसिड के डेरिवेटिव्स, इसमें ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप अटैक कर सकता है। और जब इस पर अटैक करेगा तो इसको अपन न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, न कि बेस। और किसी एसिड के साथ में, ये देखो यहाँ एसिड दिखाया गया है, इस एसिड का जब ये H के साथ रिएक्शन करेगा, पहले जब इसमें गिरनाइट एजेंट का ऐड करेंगे तो गिरनाइट एजेंट पहले न्यूक्लियोफाइल पर कार्बन पर अटैक करने की बजाय इस एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये एक बेस भी है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी और उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ जो एसिड के साथ ये जो रिएक्शन दिखाई गई है, यदि एक मॉलिक्यूल अपन ने डाला तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी और जो एसीटेट आयन बनेगा उस एसीटेट आयन के साथ में बाद में दूसरा CH3 मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो ग्रेनाइट एजेंट जो है वो एक एसिड की तरह भी, एक बेस की तरह भी व्यवहार करता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी व्यवहार करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। कल अपन ग्रेनाइट एजेंट की और दूसरी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे।